तो अर्लियर हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में पावर तक कर दिया है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन याद करें कि पावर फोर एलसीआर सीरीज सर्किट, डेरिवेशन हमने कर दिया है। देन पावर पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अगर इसका डेरिवेशन हम देखें तो देखो ये कि पावर फोर एलसीआर सीरीज सर्किट, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखो। आई एम होता है वी एम अपॉन जेड इज इम्पिडेंस, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर साइन इंटू साइन, आगे हमने सिखाया था साइन इंटू साइन होता है मतलब कॉस माइनस कॉस। तो इसमें पहले माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस कॉस फाइव, और प्लस करेंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5। एवरेज निकाल दो, कॉस फाइव का एवरेज तो वही रहेगा, इसका 0। तो वी एम बाई टू है, तो √2 अलग कर दो, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और कॉस फाइव को हमने बोला है पावर फैक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हियर cos phi it's called पावर फैक्टर। और अब cos phi की इक्वेशन, कि cos phi पावर फैक्टर, तो उसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं। तब हमने एक आगे भी ट्रायंगल लिया था, उसको याद करो कि अगर हम यहाँ पर phi मतलब फेस डिफरेंस सोचे, यहाँ पर r है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि XC माइनस XL होगा, और दिस इज अवर Z impedance. Then from Pythagoras also we can say Z is equal to under root R square plus XC minus XL होल स्क्वायर। तब अगर हम पावर फैक्टर को याद करें cos फाइव, तो cos फंक्शन हमारा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स इट इज R अपॉन Z। देन Z means under root R square plus XC minus XL होल स्क्वायर। ये हमारा cos फाइव पावर फैक्टर। तो यहां से कई बार ऐसा पूछते हैं, पावर तक तो पूछेंगे ही कि पावर इन एलसीआर सर्किट तुम्हें पावर फैक्टर तक लिख देना है। अब कई बार पूछेंगे राइट द इक्वेशन ऑफ पावर फैक्टर, राइट द इक्वेशन ऑफ पावर फॉर एलसीआर एंड डिस्कस अबाउट देयर केसेस, डिफरेंट केसेस। तो अगर हम इसमें ऐसा ले ले कि केस वन मतलब इसके स्पेशल फीचर्स, तो केस वन ऐसा बोलेंगे कि ओनली फॉर रजिस्टर। केस वन होगा हमारे लिए, ऐसा बोलेंगे सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। अगर ओनली रजिस्टर है तो ये फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर का रूट, दैट इज आर, आर अपॉन आर इज 1। तो यहां पर बोल देंगे cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। देयरफॉर पावर की इक्वेशन क्या आएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस। ओके। और कोई भी इक्वेशन में अगर हम ओम्स लॉ लगा दे तो वी नो दैट V is equal to IR, then VRMS is equal to IRMS into, वैसे तो Z होगा लेकिन ओनली रजिस्टर के लिए Z is equal to R हो जाएगा। देन V is equal to IR, तो IRMS into R। फॉर्मूला क्या हो जाएगी आगे जो हमने डिराइव की है, IRMS स्क्वायर इंटू आर। सेम फॉर्मूला हमें मिली जो डिराइव की हमने
एलसीआर सीरीज के पावर में से, और यही हमने डिराइव की थी वेन एवर सर्किट विथ ओनली रजिस्टर पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। अदरवाइज आई को रिप्लेस करो तो हो जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अदरवाइज पावर P इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, रिप्लेस आई आर एम एस, तो आर नीचे आ जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी इक्वेशन हम पावर की यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे पूछे कि इसके स्पेशल फीचर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो एक केस हमें बोलना है ओनली रजिस्टर। ओके, और ये वाला पार्ट 0 है, तब ऐसा बोल सकते हैं कि उसका फाई कॉस फाई 1 है, तो फाई 0 होगा, मतलब फेज डिफरेंस 0। फॉर दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन फेज, तो वो भी हमने डिराइव किया था। तो ये केस 1। ऐसे ही केस 2, ऐसा बोलेंगे ओनली इंडक्टर। तो ओनली इंडक्टर के लिए हम बोलते हैं कि cos फाई की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। तो cos 90 0 होगा। अगर पावर फैक्टर 0 है तो पावर की इक्वेशन याद करो, ओनली फॉर इंडक्टर के लिए अब पावर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 5 0, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0। तो वो भी हमने प्रूफ किया है कि ओनली फॉर इंडक्टर पावर इज 0, और पावर 0 है मतलब हम बोल सकते हैं एनर्जी लॉस 0, नो लॉस ऑफ एनर्जी वेन एवर सर्किट विथ ओनली इंडक्टर। ऐसे ही केस नंबर 3, ओनली कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में भी हम बोलते हैं कि फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, मतलब उसका पावर फैक्टर 0 होगा तो भी पावर 0, उसमें भी बोलेंगे एनर्जी लॉस 0। ये सभी हमने केस कर रखे इंडिविजुअल में, इंडिविजुअली ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर की थियरी है, उसमें हमने प्रूव किया है कि पावर 0, एनर्जी लॉस 0। और अगर एलसीआर सीरीज ले, उसमें पावर की इक्वेशन में वापस ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर सोचे तो भी सेम मिल रहा है। तो दोनों में हमारा ये पावर वेरीफाई होगा। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है केस नंबर 4, कि एलसीआर तो है लेकिन उसमें भी रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सीरीज। एलसीआर सीरीज है लेकिन रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमने क्या बोला था कि एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। रेजोनेंस कंडीशन क्या है कि दोनों में इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होगा, तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। अगर एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है, देन z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर में क्या होगा, ये दोनों सेम, ये तो 0 हो गया, तो z इज इक्वल टू आर हुआ। z इज इक्वल टू आर है, देन व्हाट अबाउट द cos फाई। cos फाई की इक्वेशन है आर अपॉन ये, तो इसमें भी ओनली आर बचा, मतलब आर स्क्वायर का रूट आर, आर आर कैंसल 1। तब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा कि रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो एट रेजोनेंस कंडीशन पावर फैक्टर इज 1,
मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे 0 लिख के आते हैं। पावर फैक्टर 1 होगा, उसका जो एंगल होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। अच्छी तरह से समझ लो कि फेज डिफरेंस इज 0, पावर फैक्टर इज 1। तो क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे कि इन व्हाट अबाउट पावर फैक्टर इन रेजोनेंस कंडीशन। तो इन रेजोनेंस कंडीशन पावर फैक्टर 1। ऐसा पूछे कि व्हाट अबाउट द फेज डिफरेंस इन रेजोनेंस कंडीशन। इन रेजोनेंस कंडीशन फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर इज 1। अब अगर पावर फैक्टर 1 हुआ, देन व्हाट अबाउट द पावर VRMS IRMS। ओके, और हमारा जो इम्पीडेंस है वो इक्वल टू R होगा। इसका मतलब V और I को रिप्लेस करो तो आगे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इट इज IRMS स्क्वायर इंटू R, अदरवाइज V स्क्वायर बाय R, VRMS स्क्वायर अपॉन R। तो पावर जो होगा वो ये होगा इन रेजोनेंस कंडीशन। पावर फैक्टर 1, देखो क्वेश्चन पावर पूछे तो ये पावर फैक्टर होगा तो 1, फेज डिफरेंस 0 इन रेजोनेंस कंडीशन। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें अच्छी तरह से याद करना, समझना पहले तो क्वेश्चन को और फिर आंसर। तो इसके ये 4 केसेस है एलसीआर सीरीज में 4 केसेस। ओनली रजिस्टर, देखो ओनली रजिस्टर वाला केस और एलसीआर में रेजोनेंस वाला केस सेम होगा, क्योंकि इंपीडेंस आर हो गया तो ओनली आर वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब आगे, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर से ट्रांसफॉर्मर। वैसे तो ट्रांसफॉर्मर सबने देखा ही होगा, हम मूवी की बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ, बोले ट्रांसफॉर्मर के सभी पार्ट हमने देख लिए, ट्रांसफॉर्मर 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, जितने भी पार्ट आए, मूवी की बात नहीं हो रही है। ट्रांसफॉर्मर कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, देखा ही होगा सब लोगों ने, हमारी सोसाइटी के बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल पे एक ब्लू कलर का बड़ा सा डिब्बा जैसा होता है, कि 2 इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ऐसे, उसमें फिर ये एक ब्लू कलर का डिब्बा लगाते हैं ऐसे। बस ये और कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मर है। पहले इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। The principle of transformer is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब पूरा चैप्टर अर्लियर 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 का ही नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लो, याद कर लो वापस कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with any one of the coil, EMF will be induced, current will be induced, it's called electromagnetic induction। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर में कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, कोई भी कॉइल में जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो अब पहले इसके यूज बोल देते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यूज ऐसा होगा कि जो हमारा वोल्टेज है, ईएमएफ है,
उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में। वोल्टेज को ऐसे इंक्रीज को मैं ऐसे सिंबल बोल देता हूँ कि टू इंक्रीज द ईएमएफ और वोल्टेज, और टू डिक्रीज द ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ इन ए कोयल। कोई भी कोयल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। तो यहां से भी पता चल जाएगा कि दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर मिलेंगे, एक जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, दूसरा जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। अब जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा वो करंट को डिक्रीज करेगा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू डिक्रीज द करंट और टू इंक्रीज द करंट, ये दोनों अपोजिट में है। जिसमें वोल्टेज इंक्रीज होगा उसमें करंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें वोल्टेज डिक्रीज होगा उसमें करंट इंक्रीज होता है। चलो कैसे, उसके लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि काम किस तरह से करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। एक अभी याद करो, जैसे ये थियरी का पार्ट नहीं है लेकिन बता देता हूं कि सपोज यहां पर हमारा पावर स्टेशन है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। याद कर लो तुम लोग कि तुम जो भी अलग अलग सिटी में हो, तुम्हारा पावर स्टेशन कहाँ पे है याद करो। तुम्हारी सिटी का पावर स्टेशन तुमने देखा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो तुम्हारा पावर स्टेशन है। याद करो कहाँ पर है। और यहाँ तुम्हारा घर है। अब पावर स्टेशन से घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में दो वायर तो वो लोग यूज करते हैं और सप्लाई भी करते हैं, बराबर है। अब एक्चुअली इतना तो डिस्टेंस है नहीं कि यहाँ पे पावर स्टेशन और यहाँ पे घर। मिनिमम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है बिटवीन पावर स्टेशन एंड होम। तो इतना वायर लगाएंगे लंबा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा तो अकॉर्डिंग टू द आई स्क्वेयर आर टी हीट जनरेट होगी। जैसे इसमें करंट हम पास कर देंगे यहां से यहां पहुंचाने के लिए, पावर स्टेशन ने जो करंट प्रोड्यूस किया उसको यहाँ घर तक हमें लाना है। हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, वोल्टेज आता है। तो जैसे करंट हम पास कर देंगे, मतलब पावर स्टेशन से दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू द आई स्क्वायर आर टी हीट जनरेट होती है। अब जितना करंट ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तब जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की है वोल्टेज, वो शायद ऐसा पहुंच हो कि हमारे घर तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही पावर लॉस हो जाए, पूरा एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमारे घर पर तक नहीं आ रही। घर तक नहीं आएगी तो हम बिल भी नहीं पे करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। लेकिन गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर, फिर भी हमारे घर तक नहीं आ रही है। इन बिटवीन तो पूरा एनर्जी लॉस हो गया। तो क्या करना पड़े, ये एनर्जी लॉस कम करना पड़े। उसके लिए तीन फैक्टर है। पहले टाइम, तो टाइम तो पावर स्टेशन से घर तक जो भी लगना है वो तो होगा ही। दूसरा है पार्ट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे एनर्जी लॉस भी कम होगी। लेकिन हमें यहाँ पर कंडक्टिंग वायर तो चाहिए कनेक्शन में, नॉन कंडक्टिंग तो लगाएंगे नहीं। तो कंडक्टिंग लगाएंगे, उसका रेजिस्टेंस होगा, जितनी लेंथ होती है उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3 के हिसाब से देखो, रो एल बाई ए, जितना लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। एनी हाउ इफ वी रिड्यूस द करंट, तो आई स्क्वायर आर टी जिसकी वैल्यू कम करोगे तो उसका स्क्वायर भी थोड़ा कम रहेगा। इन एनर्जी लॉस को हम रिड्यूस कर सकते। तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज होती है, पावर पी इज इक्वल टू वी आई।
और वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम करंट को रिड्यूस करें तो वोल्टेज अपने आप इंक्रीज हो जाता है, या वोल्टेज को अपने आप इंक्रीज करे तो करंट अपने आप रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनी हाउ, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज जो दे रहे हैं उसको इंक्रीज कर दे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी लेस हीट जनरेट होगी। तब यहाँ पर पावर स्टेशन से आगे एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट को डिक्रीज कर देगा, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कहां पे होगा, नियर टू पावर स्टेशन। और यही अगर वोल्टेज हमारे घर पे डायरेक्ट दे दे हाई वोल्टेज, तो घर के सभी अप्लायंसेस फ्यूज हो जाएगी। एसी चल रहा है फ्यूज हो जाएगा, वॉशिंग मशीन चल रहा है फ्यूज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है फ्यूज हो जाएगी, टीवी चल रहा है डायरेक्ट फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यही डायरेक्ट अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसफर कर दे। और इसीलिए इन बिटवीन अगर तुम एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम ऐसा देखोगे कि लिखा होता है हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन या हाई वोल्टेज 22 किलो वोल्ट, ऐसे कुछ लिखा होता है। डेंजर साइन भी ऐसे। तो इन बिटवीन टू सिटीज को वो ट्रांसफर करते हैं हाई वोल्टेज पे। अब ये डायरेक्ट नहीं देंगे घर पे, तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी के आगे एक और ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, तो करंट प्रॉपर कर देगा इंक्रीज करके। जो वोल्टेज को डिक्रीज करे उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज डिक्रीज कर देगा, करंट इंक्रीज करके करंट को प्रॉपर कर देगा, तब अब हमारे अप्लायंसेस जो है वो प्रॉपर चला सकते हैं। और ये जो हमने बोला है घर के आगे जो डिब्बा होता है, दैट इज ट्रांसफार्मर, और स्पेशली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द वोल्टेज, so increase the current. Step up transformer increase the voltage, decrease the current. So this is the use of transformer, to increase the voltage or EMF, otherwise to decrease the current or current, sorry. Okay, so there are two type of transformer, step up, step down. तो यहाँ पर लिख देंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट स्टेप अप, सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, मतलब कैसे बनाते हैं स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो पहले उसका कंस्ट्रक्शन। अब एक कंस्ट्रक्शन ऐसा बनेगा कि ऐसी कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम, जिसमें वन साइड हम कोयल बाउंड करेंगे, जिसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं प्राइमरी कोयल। और दूसरी साइड जहां पर हमें ईएमएफ चाहिए इंड्यूस करना है, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी कोयल। मतलब यहाँ से इनपुट देना, यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट जहां लेना है वो सेकेंडरी, इनपुट जहां देना है इट्स कॉल्ड प्राइमरी कोयल।
अदरवाइज एक दूसरे टाइप का भी ट्रांसफार्मर यूज होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है। ये दो स्पेस है इन बिटवीन। मतलब होगा क्या, ई शेप की हमारे पास ऐसी प्लेट होगी, देखो एक ये ई शेप की प्लेट है, मतलब मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ई शेप की प्लेट। ऐसे ही दूसरी ई शेप, देखो दो ई शेप को अगर हम वन बाय वन एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमें एक ऐसा सिंपल फॉर्म मिलेगा जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो खाली है। मतलब दूसरी ऐसे उसके ऑपोजिट में मैं ई शेप कोइन ऐसे कनेक्ट कर दूं, रख दूं, तो कुछ हमें ऐसा मिल सकता है। अब यहाँ पर इसके अराउंड एक कोयल हम वाउंड करेंगे जिसको बोलेंगे प्राइमरी कोयल, और उसके ऊपर ही दूसरी कोयल वाउंड करेंगे जिसको बोल देंगे सेकेंडरी। एक के ऊपर दूसरी, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि प्राइमरी को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो इसमें करंट फ्लक्चुएट होगा। करंट फ्लक्चुएट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट होगी। उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ सेकेंडरी के साथ लिंक हुई ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी कॉइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा। इसीलिए बोला प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब प्राइमरी के लिए जो भी सिंबल हम यूज करेंगे पी के फॉर्म में, और सेकेंडरी के लिए जो भी यूज करेंगे वो एस के फॉर्म में। तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा प्राइमरी को एसी के साथ किया है तो उसका ईएमएफ जो होगा उसको ईपी में अगर लिखूं, अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ इट इज माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, लेकिन प्राइमरी में। एंड फॉर सेकेंडरी के लिए मैं लिखूं तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। दोनों में चेंज इन द फ्लक्स तो सेम ही होगा क्योंकि जो प्राइमरी में चेंज हो रहा है उसी फॉर्म में सेकेंडरी में चेंज हो। तो चेंज इन द फ्लक्स विथ सिंगल टर्न सेम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से डिफरेंट, देन ईएमएफ विल बी डिफरेंट। नेगेटिव साइन जो बता रहा है आगे याद करो, इट्स कॉल्ड बैक ईएमएफ। इसको हमने बैक ईएमएफ भी बोल रखा है। देन what we can say about EP upon ES, that is NP upon NS। अदरवाइज उसका उल्टा ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। हियर NS अपॉन NP इट्स कॉल्ड R, जिसको बोल देना है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब इसमें लिखना है इफ आर ग्रेटर देन वन। आर ग्रेटर देन वन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अगर ये ज्यादा है तो ये वैल्यू भी ज्यादा होगी, मतलब ई एस ग्रेटर देन ईपी। क्या होगा, ई एस ग्रेटर देन ईपी मतलब जो सेकेंडरी में है उसमें ईएमएफ ज्यादा आएगा, वोल्टेज इंक्रीज हुआ। इट्स कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इट्स कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ही
इफ आर लेस देन 1, मतलब NS लेस देन NP इज लेस देन 1, देन क्या बोलेंगे, ES अपॉन EP लेस देन 1। जो सेकेंडरी में आएगा EMF वो प्राइमरी से कम होगा, वोल्टेज कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट्स कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहां से भी हम ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, EMF क्यों ज्यादा मिलता है स्टेप अप में, उसका रीजन दे सकते हैं। ES is greater than EP, therefore voltage increases, is called step up, और वोल्टेज डिक्रीज होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलो उसमें हमने करंट का भी बोला था, ऐसे बोल सकते हैं यूजिंग पावर P इज इक्वल टू VI अदरवाइज EI, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं ES इज इक्वल टू EPIP। अगर कांस्टेंट है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होगा, वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी। चलो व्हाट अबाउट ES अपॉन EP, अगर ES अपॉन EP करेंगे तो ये होगा IP अपॉन IS। अब अगर ES ग्रेटर देन EP है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, तो ये इनवर्स है, करंट कम रहेगा क्योंकि प्राइमरी में ज्यादा रहेगा। तो सेकेंडरी में EMF ज्यादा है तो उसका करंट कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसमें EMF कम है उसमें करंट ज्यादा हो, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन EMF सेम में है, सेकेंडरी तो सेकेंडरी, नीचे प्राइमरी तो प्राइमरी, करंट उसका इनवर्स है। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ऊपर तो करंट सेकेंडरी का नीचे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिनोमिनेटर में तो करंट उसका प्राइमरी में न्यूमरेटर। बोलो क्लियर कि नहीं? यस सर। ओके, तो अगर ट्रांसफॉर्मर पूछे तो यहां तक लिखना पड़ेगा। ओके, बोलो क्लियर यस सभी को? यस। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो खत्म हो रहा है।